हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नई टॉपिक स्ट्रेट लाइंस का अध्ययन करेंगे, यानी सरल सरल रेखाओं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन शुरू करने के पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक नॉलेज जो आप लोगों ने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो ये स्ट्रेट लाइंस है, एक्चुअली ये निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब बात आती है कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, या निर्देशांक ज्यामिति आप किसे कहते हैं और निर्देशांक ज्यामिति से आप क्या समझते हैं। निर्देशांक ज्यामिति अर्थात वैश्लेषिक ज्यामिति, ध्यान दीजिएगा, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। ठीक है ना, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है उसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं या वैश्लेषिक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है ना, तो निर्देशांक ज्यामिति का ही एक शाखा है स्ट्रेट लाइंस, हम लोग उसका अध्ययन यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, आप लोगों ने पूर्व में अभ्यास किया हुआ है, आप लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम के विषय में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी निर्देशांक प्रणाली। ठीक है ना, टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आप लोगों ने पूर्व की क्लासेस में अध्ययन किया हुआ है। तो होता क्या है, यदि दो नंबर्ड लाइन यानी अंकित रेखाएं परस्पर लंबवत, यानी इस टाइप से, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे बात को, एक दूसरे को यानी क्षैतिज, और एक क्षैतिज है और एक आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर है, एक साथ इस प्रकार स्थापित किए जाएं ताकि उनके शून्य परस्पर संपाती हो जाएं। जैसे नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, तो नंबर लाइन में क्या होता है, जीरो होता है, उसके लेफ्ट साइड जाते हो तो निगेटिव होता है, राइट साइड जाते हो तो पॉजिटिव होता है। तो अगर उनको जीरोज एक दूसरे के संपाती हो जाए, संपाती का अर्थ समझते हैं ना आप, संपाती का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक का हो जाना। ठीक है ना, जैसे ये लाइन अगर है तो इस लाइन के अगर हम कोई दूसरी लाइन अगर इसी के ऊपर ड्रॉ कर दें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपाती बोलेंगे। तो जैसे ये लाइन है, इसका जीरो यहाँ पे होगा, तो क्षैतिज जो लाइन है उसका भी जीरो क्या होगा, यहीं पे हो। ठीक ना, तब इस प्रकार प्राप्त रचना को हम लोग कार्तीय निर्देशांक प्रणाली यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्तीय तल कहते हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि दो अंकित रेखाएं परस्पर लंबवत एक साथ इस प्रकार स्थापित की जाएं ताकि उनके शून्य परस्पर संपाती हो जाएं, तब इस प्रकार के जो सिस्टम होता है उसे हम लोग कार्तीय निर्देशांक प्रणाली या कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है ना, इसमें निकल करके सामने क्या आता है, आप लोगों ने अध्ययन किया है, इसे एक्स डैश एक्स मानते हैं यानी एक्स एक्सिस हो गया, वाई डैश हो गया, इसे हम लोग ओ जहाँ पे एक दूसरे को जीरोस पर काटते हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। आप लोगों ने ये क्लास 9th या 10th स्टैंडर्ड में दोनों में आपने अध्ययन किया हुआ है। ठीक है ना, बिंदु का निर्देशांक निकालना आप अच्छी तरीके से जानते हो। बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम लोग, अच्छी तरीके से आप लोगों को पता होगा। जैसे मान लीजिए ओरिजिन हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट एम है, ठीक ना, तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग भुज कहते हैं, एब्सिसा। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट एन ले लें तो जो ये वाला डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, यानी हम लोग इसे क्या कहते हैं, कोट कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, तो क्या हो गया, भुज और कोट हो गया। तो ये जो क्रमित युग्म बना भुज कॉमा कोट का, ध्यान दीजिएगा बात को, इसे ही हम लोग निर्देशांक कहते हैं। ठीक है ना, या बिंदु कहते हैं। ये क्या हो गया, बिंदु हो गया या निर्देशांक हो गया। ठीक है ना, भुज कॉमा कोट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे या निर्देशांक कहेंगे। इसमें सदैव ध्यान दीजिएगा, भुज आपका पहले लिखा जाता है, कोटि आपका क्या होता है, बाद में लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो अध्ययन करेंगे
अध्ययन किया था आप लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। हम बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना। हम यह मान कर चल रहे हैं कि आप लोगों ने जो क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड में अध्ययन किया है निर्देशांक ज्यामिति के विषय में, उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होगा। तो हम लोग एक बस रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको वो चीज़ें फिर से याद आ जाएं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दो बिंदु हैं, जैसे कोई बिंदु P है या कोई बिंदु Q है। अगर इसके निर्देशांक आपको पता है x1 y1 और x2 y2 हो, तो इसके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ा था, इसे हम लोग क्या बोलते थे, डिस्टेंस फार्मूला बोलते थे, ठीक है। इसके बाद आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा, यानी विभाजन का सूत्र। अब यहाँ पे दो प्रकार के विभाजन होते थे, एक आपका इंटरनल डिवीजन होता था, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता था। तो फार्मूला क्या बनता था, अगर आपको याद होगा, x = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2, या y = m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। इसी प्रकार से अगर ये इंटरनल डिवीजन के लिए हो गया, और अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो जाए तो यही फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। ये आपने पूर्व में अध्ययन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इन त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी केंद्रक, केंद्रक का निर्देशांक अगर आपसे पूछा जाए, केंद्रक का मतलब ये देखिए, ABC कोई त्रिभुज के अगर शीर्ष हो और ये उसका केंद्रक अगर मान लेते हैं, और इसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर हैं मान लेते हैं हम, तो x = होता था x1 + x2 + x3 y3, और y = होता था, थोड़ा सा पेज हम ऊपर करेंगे, y = होता था y1 + y2 + y3/3, यानी x, y। अगर आपको केंद्रक का निर्देशांक कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ठीक है ना। इसके बाद इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल होता था, यानी त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक, ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, अगर आपने पूर्व में अध्ययन किया है, कि त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का जो कटान बिंदु होता है, ठीक है ना, त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का जो कटान बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उसे हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। इस बात को सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए गए हों आपको, तो जो अंतः केंद्र का निर्देशांक होगा, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल जो होगा, वो फार्मूला बनता है ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाई a + b + c, और ax की वैल्यू हो गई, और जो y की वैल्यू होगी वो ay1 + by2 + cy3 डिवाइडेड बाई a + b + c। ये आपका इन सेंटर का फार्मूला हो गया, ठीक है। इस बात को सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आपका इन सेंटर का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि ABC क्या है। ये जो स्मॉल ABC है बेटा ना, ये स्मॉल ABC जो त्रिभुज के शीर्ष हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, उनके सामने की संगत भुजाएं हैं, ठीक है ना। यानी अगर ये कैपिटल A है शीर्ष आपका, तो इसके सामने की भुजा क्या है, स्मॉल a है। ये अगर कोण B है तो इसके सामने की भुजा क्या है, स्मॉल b है। ये अगर कोण C है तो इसके सामने का जो भुजा होगा क्या होगा, स्मॉल c होगा, ठीक है ना। आशा है कि आप लोगों को ये जो रिवीजन मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा फिर आते हैं, इस पेज पे आ जाते हैं, और हम लोग ने क्या अध्ययन किया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको याद होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मुझे लगता है। क्या होता था, हाफ ऑफ x1 y2 - y3 + x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला होता था त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है ना, कोई त्रिभुज अगर ABC दिया गया होता था और उसके शीर्षों के निर्देशांक अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए गए हों तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है ना। इसी में एक चीज़ और आता था कि यदि तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 समरेख हों तो कंडीशन क्या बनती थी। तो आपने यहीं पे अध्ययन किया था कि यदि ABC समरेख हों तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता था, 0 हो जाता था। डेल्टा मीन्स, ये ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपका, अगर तीनों बिंदु यानी जो शीर्ष दिए गए हैं आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर समरेख होंगे तो ये जो वैल्यू होगी ना इसकी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ें हम लोगों ने पूर्व के क्लासेस में अध्ययन किया हुआ था। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, लोकस ऑफ अ पॉइंट। यानी किसी बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा यूज है इसका। समझ लीजिए जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन आप करोगे और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो यह मान कर चलिए कि वो टॉपिक जो होगी वो बिंदुपथ से ही रिलेटेड होगी। ठीक है ना। है बहुत सरल, लेकिन हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसमें, टफ है या जो भी आप समझते हो, लेकिन आप इसे सिंपली अगर समझें तो क्या है डिफिनीशन इसकी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी बिंदु का किसी तल में बिंदुपथ एक वक्र अथवा वह पथ होता है जो बिंदु के दिए हुए ज्यामितीय प्रतिबंध के चलने से प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी बिंदु का किसी तल में बिंदु पथ एक वक्र अथवा वह पथ होता है जो बिंदु के दिए हुए ज्यामितीय प्रतिबंध, ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ज्यामितीय प्रतिबंध के अंतर्गत चलने से प्राप्त होता है। मतलब एक कोई कंडीशन दे दी जाए और उसके अनुसार वह बिंदु चले। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल दूँ कि जैसे आप एक उस बिंदु का पथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित है तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो कंडीशन आपको फॉलो करना है, कंडीशन आपने फॉलो किया, आपको जो पथ मिला वो क्या मिल गया, सर्किल का पथ मिल गया, तो वो बिंदु पथ क्या हो जाएगा, आपका सर्किल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस डिफिनीशन को आप समझने का प्रयास करिएगा और इसको अपने मेमोरी में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं सीधे सीधे सरल रेखा पर और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में सरल रेखा होती क्या है। ठीक है बेटा, जैसे ही हम लोग सरल रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी सरल रेखा, अब देखिए पुरानी बातें हो गई, अब यहाँ से आपके लिए नई बात होगी, इसको आप समझने का प्रयास करिए। किसी सरल रेखा पर स्थित किसी चर बिंदु के निर्देशांकों में एक संबंध उस रेखा का समीकरण कहलाता है। बात को समझने का प्रयास करिएगा। किसी सरल रेखा पर स्थित किसी चर बिंदु, मान लेते हैं कोई रेखा है, उस पर कोई चर बिंदु है, x, y बिंदु है, तो भुज भी होगा और कोट भी होगा। बात को समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से। ठीक है ना। जितना आप कॉन्सेप्चुअल बनोगे ना उतना ही आपको फ़ायदा होना है। इस बात को सब लोग ध्यान से समझ लीजिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यह मान कर चलिए कि मैथमेटिक्स में वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी जो आप समझना चाहते हो। ठीक है ना। लेकिन आप प्रैक्टिस डेली करिए और निरंतर करिए। ठीक है। तो किसी सरल रेखा पर स्थित किसी चर बिंदु के निर्देशांकों में एक संबंध उस सरल रेखा का समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर बिंदु x, y हो तो x और y में एक रिलेशन जो बनेगा आपका, और उससे जो प्राप्त समीकरण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल रेखा का समीकरण कहेंगे। ठीक है। इसके बाद अगली टॉपिक आती है रेखा की ढाल। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसे आप समझने का प्रयास करिएगा और इसे ही हम लोग कहते हैं प्रवणता।
ठीक ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रवणता। तो अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये आपका वाई डैश एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो क्या होता है, 0,0 होता है। किसी रेखा का, समझने का प्रयास करिएगा, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, जो कंडीशंस हैं, जो डिफिनीशंस हैं, जो अर्थ है उसको मैं सही से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बशर्ते आप उसको बहुत ही उत्सुकता के साथ सुनने और समझने का प्रयास करें। किसी रेखा का धन एक्स अक्ष के साथ, ध्यान दीजिएगा, मैं शब्द पर मेरे जाइए, धन एक्स अक्ष के साथ बना कोण रेखा का झुकाव कहलाता है। क्या मैंने बोला, किसी रेखा का धन एक्स अक्ष के साथ बना कोण रेखा का झुकाव कहलाता है। धन एक्स अक्ष, ये आपकी रेखा है, ठीक है ना, और धन एक्स अक्ष के साथ कोण बनाना। देखिए, रेखा धन एक्स अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रही है, एक कोण बना रही है, ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझिएगा इसे। धन एक्स अक्ष के साथ जो बना हुआ कोण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो झुकाव होता है, तथा इस कोण की स्पर्शजा यानी टेंजेंट को रेखा की ढाल या प्रवणता कहते हैं। अंतर समझिएगा, झुकाव और प्रवणता में अंतर है, ध्यान दीजिएगा, झुकाव और प्रवणता में क्या है, अंतर है। झुकाव आपका ये है रेखा का, और वो एंगल क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। एक थीटा कोण है यानी झुकाव है, ठीक है ना। और अगर मैं इसका टेंजेंट ले लूँ, टेंजेंट बोले तो टेन थीटा, समझने का प्रयास करिए। टेंजेंट का मतलब इस कोण का, जो धन एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण है, अगर मैं उसका टेन ले लूँ तो उस टेन थीटा को रेखा की प्रवणता कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा बात। और उसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यम से। तो यम बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। यानी अगर आपको झुकाव दिया गया हो तो आप उस रेखा की प्रवणता को ज्ञात कर सकते हैं, किस फार्मूले से, यम बराबर टेन थीटा से, ठीक है ना। यानी हमने क्या बताया आपको कि यदि कोई रेखा यल धनात्मक एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो टेन थीटा को उस रेखा का ढाल या प्रवणता कहा जाता है, ठीक है। और उससे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यम से करते हैं। तो यम की वैल्यू क्या हो गई, टेन थीटा हो गई। ध्यान दीजिएगा भैया, थीटा आपका झुकाव है, टेन थीटा आपकी प्रवणता है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझने का प्रयास करिए। स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज होता है, वो थीटा को ही समझ लेता है कि ढाल है, प्रवणता है। नो, ठीक ना। तो आशा है कि आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, इसको अभी आप जरा सा समझते चलें। कंडीशन क्या है, यह थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो रेखा की प्रवणता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि अगर आप प्रवणता कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये tan 90 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ tan 90 इज इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो प्रवणता क्या हो जाएगी, आपकी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है ना। और यदि थीटा का मान 90 डिग्री है तो रेखा जो होगी खुद ही क्या हो जाएगी, जैसे देखो एक्स अक्ष से साथ झुकाव क्या हो गया, 90 डिग्री है, तो खुद रेखा कौन सी हो जाएगी, या तो वाई अक्ष होगी और या तो वाई अक्ष के समांतर होगी। इस कंडीशन में जो रेखा का समीकरण हो जाता है वो क्या हो जाता है, x बराबर 0 हो जाता है। अगर वाई अक्ष के समांतर है, मान लेते हैं कि वाई अक्ष के समांतर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और उसकी डिस्टेंस अगर आप मान लेते हैं b है, तो इसका मतलब जो समीकरण होगा रेखा का, y बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स लेते हैं। अब हम लोग देखिए, एक चीज़ आपने अध्ययन कर लिया कि अगर कोण दिया गया हो तो प्रवणता कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि सरल रेखा की प्रवणता जब उस पर दो बिंदु दिए गए हों, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। यानी दो बिंदु दिए होने पर आप रेखा की प्रवणता कैसे कैलकुलेट करोगे, इस चीज़ का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा सा देखें आप, दो बिंदुओं
को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्स अक्ष की प्रवणता शून्य कब होगी, यानी tan थीटा का मान शून्य कब होगा, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होने पर उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है ना। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जरा सा समझने का प्रयास करिएगा, हम एक एक चीज़ सोच रहे हैं कि आपको समझा दें, जो भी आपको समझना है आप समझें। अगर आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखोगे तो निश्चित रूप से आपको सारी बातें समझ में आएंगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं ये रेखा है आपका, ठीक है ना। इसका धन एक्स अक्ष के साथ जो झुकाव है वो कितना है, थीटा है, हमने मान लिया। प्रश्न ही बोल दिया है कि इस रेखा पर कोई दो बिंदु हैं। भाई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब हम मान लेते हैं कि एक बिंदु है आपका x1 का y1 और दूसरा बिंदु है Q, उसका निर्देशांक है x2 y2। अब इतना तो सब लोग पूर्व में पढ़े ही हो, अगर यहाँ से हम x अक्ष पे परपेंडिकुलर डालें और यहाँ से भी x अक्ष पे परपेंडिकुलर डालें तो यह डिस्टेंस आपकी x1 हो जाएगी, ये डिस्टेंस y1 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस आपकी x2 हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी। जरा सा x अक्ष के समांतर यहाँ से अगर आप एक इसको ज्वाइन कर दें P और मान लेते हैं पॉइंट R है, तो आप देखिए क्या मिल रहा है। चूँकि ये PR जो हो गया वो किसके समांतर हो गया, ये आपका x डैश x, अगर आप यहाँ पे कुछ और भी मानना चाहें, मान लेते हैं AB मान लेते हैं, तो ओ ए बी के क्या होगी, समांतर होगी। तो अगर ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण से भी क्यों कोण क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि त्रिभुज पी क्यू आर में द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे क्यू आर एंड डिवाइडेड बाई पी आर। अब क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, टोटल डिस्टेंस आपकी y2 है, ए वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है, सिर्फ ए वाली डिस्टेंस आपने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है y1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, पूरी x2 है, इतना x1 है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपका ये भी प्रवणता का निकल करके आता है, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यानी इस फार्मूले का यूज हम तब करेंगे जब हमें दो बिंदु दिया गया हो और प्रवणता निकालना हो, कोण दिया हो प्रवणता निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, दो बिंदु दिया हो प्रवणता निकालना हो तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमने पेज पलट लिया है और अब हम लोग अध्ययन करते हैं दो रेखाओं के बीच का कोण, यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस। समझ रहे हैं ना आप, हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं कि दो रेखाओं के बीच का कोण हम कैसे अध्ययन करेंगे। अब जरा सा इस चित्र से आप समझने का प्रयास करिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है भैया। चलिए मान लेते हैं कोई रेखा है, उसका धन एक्स अक्ष के साथ झुकाव आपको पता है ए, और एक दूसरी रेखा भी है जो इसी रेखा को काट रही है। ठीक है ना, मतलब दो रेखाएं हैं, एक रेखा मान लीजिए आप L1 है, दूसरी वाली रेखा मान लेते हैं हम लोग क्या है, L2 है। अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आए रहेंगे तो मान कर चलिए कि क्वेश्चन लगाने में आपको समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा, तो अब आप समझने का प्रयास करिए कि अगर हम इस कोण को सपोज करिए θ1 मान लें, ठीक है ना। L1 और L2 दो रेखाएं हैं जो न तो ऊर्ध्वाधर हैं न तो परस्पर लंबवत हैं।
ठीक है ना। और मान लेते हैं कि इनकी प्रवणताएं क्रमशः m1 और m2 हैं, ये हमको मान लेते हैं पता है। पता है m1 m2, इसका मतलब कोण भी हमें पता है, ठीक है ना। इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो हमने कहा कि पहली रेखा का जो झुकाव है L1 का वो θ1 है, और दूसरी रेखा का जो झुकाव है वो क्या है, θ2 है। ध्यान दीजिए, ये रेखा इस प्रकार से कटी हुई, तो इसका जो झुकाव होगा आपका क्या होगा, ये बनेगा, ठीक है ना, θ2 हो गया। और हमें वह कोण कैलकुलेट करना है जो इन दोनों रेखाओं के काटने से प्राप्त हो रहा है। तो देखो, यह कोण एक प्राप्त हो रहा है, कितने कोण हमें प्राप्त होंगे, 2 कोण प्राप्त होंगे, एक कोण यह प्राप्त होगा आपका, ठीक है। तो इस कोण को मुझे मान लेते हैं कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं ये कोण है आपका चलो अल्फा मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मानना है। अगर ये कोण अल्फा है, ये कोण θ1 है, ये कोण क्या है आपका θ2 है, ठीक है। तो क्लियरली पहले रेखा की जो प्रवणता होगी क्या होगी, m1 बराबर होगी tan θ1, और दूसरे रेखा की जो प्रवणता होगी m2 इज इक्वल टू tan θ2। ये दोनों रेखाओं की क्या होगी, प्रवणता हो गई, पिछले फार्मूले से हमने अध्ययन किया हुआ है, ठीक है भैया। अच्छा बताइए, ये कोण आपका θ1 है, ये कोण आपका θ2 है, तो ये कोण क्या होगा। हमको लगता है कि सब लोग आसानी से बता सकते हो, आप लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। जैसा इस त्रिभुज में गौर करिए, ये मान लेते हैं त्रिभुज कोई है ABC, ABC में आप गौर करिए, तो इस कोण और इस कोण का योग यह कोण होना चाहिए। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण यानी बाहरी कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी ये जो बहिष्कोण है वो उसके सम्मुख जो अंतः कोण हैं उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर ये कोण मुझे पता है, मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह कोण अल्फा है, तो ये भी कोण कितना होगा, अल्फा ही होगा, ठीक ना, शीर्षाभिमुख कोण से। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, त्रिभुज फ्रॉम फिगर अल्फा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, अल्फा प्लस θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, θ2 होगा, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, θ2 माइनस θ1। आप दोनों का टेंजेंट ले लीजिए दोनों साइड का, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan θ2 माइनस θ1। तो क्या हो गया, tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, and this will be equal to m2 minus m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। एक इसकी वैल्यू हो गई आपकी tan अल्फा की। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे θ2 अगर इसे आप मान लेते तो आपका m1 माइनस m2 आ जाता है। ये फार्मूला कुल मिला करके आपको अपने हिसाब से यूज करना है कि आप कैसे उसको लेते हो। तो क्या वैल्यू मिल करके सामने आ गई, tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m1 इंटू m2। एक फार्मूला आपका ये बना। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला कोण मान लेते हैं कुछ और है, ये कोण अल्फा है, अगर इस कोण को चलिए हम मान लेते हैं फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से पता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, यानी ये पूरा कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। तो फाई कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका टेंजेंट लेंगे तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan 180 माइनस अल्फा, और tan 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan अल्फा, एंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इज दिस, तो माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। देखिए, दो समीकरण आपके मिल गए, दो एंगल मिल रहे हैं कि अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं तो हमारे पास कितने कोण मिल रहे हैं, दो कोण मिल रहे हैं, एक अल्फा मिल रहा है, एक फाई मिल रहा है। यानी हम दो कोण कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों कोणों को अगर संयुक्त रूप दे दिया जाए तो लिखा जाता है, मान लीजिए इसे 1 नंबर आप मान लीजिए, इसे 2 नंबर मान लीजिए, तो लिखा क्या जाएगा, तो लिखा जाएगा फ्रॉम 1 and 2 tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड में m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2
ठीक ना। चूँकि एक वैल्यू प्लस है आपकी, एक वैल्यू माइनस है, तो मॉड में मैंने लिख दिया। चूँकि मॉड के बाहर करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगी। या आप अगर सरलतम रूप में याद करना चाहो तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इसे ऐसे भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। आप जैसे भी इच्छा हो याद करने का, डेरिवेशन करने का तरीका आपका यही है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी बातें। अब कुछ कंडीशंस और हम देख लेते हैं, इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। कंडीशन क्या है, अब आप देखिए ये दो रेखाएं हैं और उनका फार्मूला बन करके आ रहा है tan अल्फा इज इक्वल टू दिस। तो क्या निकल कर हमारे सामने बातें आ रही हैं, चलिए देखते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, यदि अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या कंडीशन बन जाएगी। अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब L1 और L2 क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, यानी L1 और L2 दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी L1, या दूसरे शब्दों में कहो L1 L2 अगर समांतर होंगे तो व्यवहारिक बात है अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो tan 0 होगा वो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब हो गया m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, हैंस m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक ना। मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2। तो दो रेखाओं के समांतर होने का जो प्रतिबंध होता है वो यह होता है कि दोनों रेखाओं की प्रवणता आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। दूसरा, यदि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री का मतलब ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या हो रही हैं, लंब हो रही हैं, यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी L1 अगर L2 पर लंब हो दूसरे शब्दों में, तो इसका मतलब उनके बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। कंडीशन क्या बनेगी, आप ध्यान दीजिएगा। इसी फॉर्मूले में जब हम रखेंगे tan 90 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, तो tan 90 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अगर इनफाइनाइट से हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारा सोल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो अगर आप इसको रिवर्स कर दें, यानी ऐसे लिख दें 1 प्लस m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 90, दैट इज 1 अपॉन इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। देखिए अब वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो कंडीशन जो निकल करके सामने आया, m1 इंटू m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का कंडीशन क्या होगा, उन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा, -1 होगा, ठीक ना। इसी से हम कई चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक रेखा की प्रवणता पता हो और दूसरी रेखा पर लंब हो तो दूसरी रेखा की प्रवणता हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग बेटा और देख लेते हैं, 3 बिंदुओं की संरेखता, यानी कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। क्या मतलब है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स से हमारा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए ABC 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, XY तल में कोई 3 बिंदु ABC दिए गए हैं, तब यह बिंदु एक सरल रेखा में स्थित होंगे। यानी हम ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि XY कोई तल है, 3 बिंदु आपके ABC दिए गए हैं, तो ये जो बिंदु हैं ये समरेख होंगे, अर्थात एक ही सरल रेखा में स्थित होंगे यदि AB की प्रवणता बराबर AC की प्रवणता। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बन सकता है आपका, ठीक ना। 3 बिंदु अगर आपको दिए गए हैं ABC किसी प्लेन में, किसी तल में, XY तल में, तो समरेख होंगे, अर्थात एक ही रेखा में होंगे यदि उनके AB की प्रवणता किसके बराबर हो, AC की प्रवणता के क्या होते हैं, बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं आपस में समान होती हैं। मैंने पूर्व में आपको बताया, दो रेखाएं जिनकी प्रवणताएं समान हैं तथा जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाता है, तब दोनों रेखाएं परस्पर निश्चित रूप से संपाती होंगी। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छे से।
तब इस कंडीशन में जो एक्स वाई तल है अगर उसमें 3 बिंदु ABC हों तो समरेख होंगे यदि AB की प्रवणता बराबर AC की प्रवणता। आपने समरेख का एक कंडीशन अभी पूर्व में प्रीवियस क्लासेस में जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। और अब आप इसका यूज करके किसी भी क्वेश्चन में आप 3 बिंदुओं को समरेख दिखा सकते हो। ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आशा है कि पूरा वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। थैंक यू।